नमस्कार। आइए हम आज हिंदी साहित्य की प्रमुख विधा कहानी के संबंध में जानते हैं। उसकी परिभाषा क्या है, उसका स्वरूप क्या है और उसके निर्माण के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो हम इस विधा पर अपनी जानकारी समेटते हैं। देखिए, कहानी जो है वो हिंदी साहित्य की ही नहीं, हमारे भारतीय वाङ्मय की सबसे प्राचीन और अत्यंत लोकप्रिय विधा है। कभी यह कहानी न केवल मनोरंजन अपितु हमारे धर्मशास्त्र और समाजशास्त्र का एक प्रमुख अंग रही थी। इसमें जो दृष्टांत के कई हिस्से कहानी के अंदर संबंधित थे। हितोपदेश, जातक कथाएं इसी कोटि की कहानियां हैं। पौराणिक कहानियों एवं बौद्ध और जैन कहानियों का भी यही दृष्टिकोण हमें मिलता है। रचनात्मक साहित्य में कला के नाम पर कविता को ही माना जाता रहा है। महाकाव्य एवं नाटकों में कहानी सहायक तत्व के रूप में आती है, किंतु मुख्य रूप से कहानी का जो निर्माण है वो हम आज के साहित्य में देखते हैं। तो आज जो कहानी है वह क्या है, इसकी परिभाषा के लिए हम विद्वानों के अंदर जो हम देखते हैं कि वो एक मत से नहीं दिखाई देते। कुछ विद्वान कहानी को संस्कृत की कथा और का आधुनिक रूपांतर मानते और इसका जो है वो एक स्वतंत्र अस्तित्व मानते हैं। इस हिसाब से कहानी विषय वस्तु, रचना शैली, स्वरूप और तत्वों को दृष्टिगत रखते हुए विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है। हम सर्वप्रथम इसकी परिभाषा में जयशंकर प्रसाद की परिभाषा देखते हैं। उन्होंने लिखा है कि सौंदर्य की एक झलक का चित्रण करना और उसके द्वारा इसकी सृष्टि करना ही कहानी है। अर्थात है कि एक सुंदर सी रचना को क्षणिक जीवन के एक आवेग के रूप में रचना ही कहानी है। प्रेमचंद ने कहानी की परिभाषा दी है और उन्होंने कहानी को गल्प कहा है, क्योंकि बंगाली में जो बंगाली भाषा है उसमें कहानी को गल्प कहा जाता है। तो वे कहते हैं कि गल्प एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास, उसी एक भाव को सब कुछ पुष्ट करते हुए दिखाई देते हैं। तो यह प्रेमचंद की परिभाषा है। उन्होंने जीवन के एक मनोभाव को या एक अंग को, जीवन के किसी एक अंग को, उसके चरित्र, उसकी शैली को जो अभिव्यक्त करना कहानी की परिभाषा माना है। देखो, गुलाब राय ने भी बहुत सुंदर परिभाषा दी है। कहानी भारत की पुरानी कथाओं की संतति है, किंतु विदेशी संस्कार लेकर आई है। जो आधुनिक कहानी है उसका कितना सुंदर रूप उन्होंने बताया है कि है तो पुरानी कथाओं की संतति, लेकिन विदेशी संस्कार, जैसे आज का मनुष्य है बिल्कुल वैसी ही कहानी है। तो जैनेन्द्र कुमार ने जो कहानी का लिखा है वह यह है कि यह कहानी तो एक भूख है, निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती रहती है। हमारे सवाल होते हैं, शंकाएं होती है, चिंताएं होती है। हम उनका उत्तर, उनका समाधान, उस खोज के एक प्रयत्न का एक उदाहरण मात्र जो है, यानी कहानी हमारा निरंतर समाधान प्राप्त करने की कोशिश है। किसी भी चीज़ को, किसी भी विचार को एक तरीके से हल करना कहानी का एक सृजन होता है। और हम इन प्रमुख जो है ये एकाधा हम इस संबंध के अंदर कुछ विदेशी मत भी हम ले सकते हैं। जैसे एलरी जो है विद्वान, उन्होंने लिखा है कि लघु कहानी एक घुड़दौड़ के समान होती है, जो दौड़ के समान कहानी के आरंभ और जो है अंत उसमें महत्वपूर्ण कड़ी होती है। इसी प्रकार जो है H.G. वेल्स ने लिखा है, कोई भी मधुर कथात्मक सरल रचना जो सरलता से 20 मिनट में पढ़ी जा सके कहानी कही जा सकती है। यानी एक बहुत छोटी रचना जो होती है, अपने आप में पूर्ण रचना जो होती है, वह कहानी कहलाती है। तो इन सभी कहानी के जो ये बिंदु है उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं
जो कहानी की प्रमुख प्रमुख चीज़ें हमको निश्चित रूप से प्राप्त हुई है तत्व, उसके आधार पर कि कहानी अपने लघु कलेवर में जीवन के प्रश्नों का समाधान खोजने का प्रयास है। दूसरा, अनुभूति और संवेदना कहानी की अनिवार्यता है। कहानी में दोनों चीज़ें बहुत जरूरी होनी चाहिए। तीसरा, कहानी जीवन की घटना विशेष परिस्थिति का सहज और स्वाभाविक अंकन है। ठीक है, कहानी क्या है? जीवन में एक घटना जो है, कोई भी एक घटना हो और कोई विशेष परिस्थिति हो, उसका बहुत ही स्वाभाविक और सहज जो अंकन किया जाए, कोई रूढ़ता नहीं आनी चाहिए, किसी प्रकार की क्लिष्टता न हो, तो वो कहानी कही जा सकती है। कहानी में सामाजिक विषय वस्तु है जो पाठक को आकर्षक और सशक्त रचना शिल्प में बांधे रखती है, वो कहानी है नहीं, सामाजिक विषय वस्तु। कहानी में रोचक, सरल, हृदय स्पर्शी कथानक होना आवश्यक है ना। तो कहानी के जो प्रमुख प्रमुख बिंदु हैं, उनको हम इन तत्वों के आधार पर देख सकते हैं कि कहानी क्या है। अब हम ये देखते हैं कि कहानी का जो स्वरूप है वह क्या है। मुख्य रूप से तत्वों का विवेचन करने से पहले हम इसके स्वरूप के मामले में जान लेते हैं, लेकिन यह कहेंगे कि प्राचीन काल में कहानी को कला का अंग न मानकर धर्मशास्त्र और समाज का अंग माना है। वास्तव में साहित्य को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक रचनात्मक, दूसरा आलोचनात्मक। तो जो रचनात्मक साहित्य है वह भावनात्मक होने के कारण भावना की कोटि में आता है ना, और जो है कहानी की कोटि में आता है। आलोचनात्मक साहित्य बौद्धिक होने के कारण शास्त्रीय होता है। तो हम यह जान सकते हैं कि भावना सर्वव्यापी है, बुद्धि विकास की चीज़ होने के नाते सीमित होती है। तो जो सर्वव्यापी चीज़ है वह हर मनुष्य के मन में एक संतुष्टि की, एक आनंद की खोज में रहते हैं, और वह हम कथा के अंदर प्राप्त करते हैं। लेकिन इसमें मनोरंजन जो है वो एक प्रमुख तत्व होता है, वह ही कला का उद्देश्य है। हमने प्रारंभ से या आज तक ये एक चीज़ देखी है कि भूत प्रेतों की कहानियाँ सुनी, परियों की कहानियाँ सुनी, वे जहाँ केवल कल्पना को प्रभावित करके लोगों का मनोरंजन किया जाता था। बौद्धिक आचार्यों द्वारा तो साहित्य में ग्रहण नहीं की गई, लेकिन कला के रूप में ये कहानियाँ जनता में प्रचलित हमेशा से रही। कहानी को साहित्य का प्रमुख अंग मानने की प्रथा का श्रेय पाश्चात्य कहानीकारों को मिल सकता है। उन्होंने उपदेश और धर्म से मुक्त होकर यथार्थवाद को अपनाया। आज जिस कहानी को हम साहित्य कहते हैं उसका विकास पिछले 200-300 वर्षों में हुआ है। इसीलिए अगर हम यह कहें कि कहानी कला आज के विकास के क्रम में है तो यह बात अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगी। मनुष्य मनोरंजन के लिए नवीनता खोजता है और इसीलिए कहानी के नए नए रूप देखने को हमें मिलते हैं। इस नवीनता की मांग से कहानी लेखक कभी कभी बहक भी जाते हैं और इसका स्वरूप अलग से अलग भी बनता चला जाता है। इस प्रकार से कहानी हिंदी साहित्य का एक प्रमुख आधार है। अब हम चर्चा करते हैं कहानी के प्रमुख तत्वों की। तो हम ये देखें कि कहानी को जब साधारणीकरण किया जाता है तो उसके प्रमुख तत्व कौन? साधारणीकरण से तात्पर्य होता है कि कहानी जो है वो श्रव्य काव्य है और श्रव्य के अंदर श्रव्य तत्व है और उसके अंदर क्या होता है? एक तो लेखक है और दूसरा पाठक है ना। तो जब लेखक और पाठक दोनों का एक रूप होना, यानी दोनों का एक साधारण स्तर पर मिल जाना, वो साधारणीकरण हुआ। और वो किसके कारण हुआ? इन प्रमुख तत्वों के कारण हुआ। और ये प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो पहला तत्व हम देखते हैं विषय वस्तु। तो विषय वस्तु के अंदर क्या क्या आवश्यकता होती है? कहानी में वर्णित घटनाओं के समूह को कथानक कहा जाता है। तो विषय वस्तु का दूसरा पर्याय कथानक है और कथा वस्तु भी इसे कहा जाता है। प्रत्येक कहानी में कोई ना कोई कथा अवश्य होती है। कथानक कहानी की आत्मा होती है और इसीलिए कहानी में कथानक की योजना विधिवत होनी चाहिए। कथानक की योजना इस प्रकार होनी चाहिए कि सभी घटनाएं परस्पर सुसंबद्ध रूप में बंधी हो, इनमें बिखराव या विरोध नहीं हो, मौलिकता हो, रोचकता हो और सुसंगठन अच्छे कथानक के गुण
कहे जा सकते हैं। ऊपरी तौर पर देखने में हम देखें तो कहानी और उपन्यास एक से ही रचना है, एक से ही रचनाएं हैं, लेकिन इनमें अंतर केवल लंबाई का है। जैसा कि H.G. वेल्स एक लेखक है ना, हमने ऊपर पढ़ी, इनकी परिभाषा देखी थी, तो उन्होंने इसके संबंध में कहा है कि कहानी बस इतनी लंबी हो कि 15 से 20 मिनट से लेकर घंटे 2 घंटे में समाप्त की जाए, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उपन्यास को काट छाट कर कहानी बना दिया जाए और कहानी की खींचतान करके उपन्यास में बदल दिया जाए। उपन्यासकार जीवन को उसके विशाल परिवेश से जोड़कर देखता है, जबकि कहानीकार उसके किसी छोटे अर्थपूर्ण हिस्से को ही कहानी में रेखांकित करता है। देखिए कितना सुंदर कहा है कि इतनी लंबी भी कहानी ना हो कि उपन्यास बन जाए, और इतना उपन्यास को काट छाट कर इतना छोटा भी ना करे कि वो कहानी बन जाए। तो कहानी कहानी है, वो जीवन के एक अर्थपूर्ण प्रमुख अंग, जीवन का एक अंग जो छोटा पूर्ण अर्थ है, उस अर्थपूर्ण है, उसको लेकर कहानी की रचना होती है। दूसरा हम देखते हैं पात्रों और चरित्र चित्रण। तो देखिए पात्र जो है वो कहानी के प्राण होते हैं, और घटना और प्रसंग के अनुसार कहानी में जो पात्र हैं वो सीमित होते हैं, ज़्यादा पात्रों की इसमें अपेक्षा नहीं होती। पात्रों द्वारा ही कथानक का विकास होता है, और कहानी के मुख्य रूप से जो पात्र हैं उनको हम अगर वर्गीकृत करते हैं तो 2 तरह के पात्र हम देख सकते हैं, एक वर्गगत और दूसरा व्यक्तिगत। व्यक्तिगत यानी वे स्वयं जिसके ऊपर कहानी लिखी जाती है, वर्ग किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाले। कहानी की सफलता इसी बात पर निर्भर है कि उसके पात्रों का चरित्र विकास स्वाभाविक गति से हो। थोपे हुए व्यक्तित्व का और विचारधारा वाले उसके अंदर पात्र नहीं होने चाहिए। पात्रों के चरित्र में सुख दुख, यथार्थ, आदर्श और जीवन संघर्ष का समन्वित चित्रण होना चाहिए। कहानी में चरित्रों का जो विकास है वह स्वाभाविक हो, और साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि पात्र प्रसंगानुकूल हो, और बहुत ही कहानी को अपनी विषय के अनुसार उसको पाठक तक पहुंचाने में पात्र प्रमुख माध्यम बने। ठीक है, अगला हम इसके अंदर देखते हैं भाषा और संवाद। यदि हम भाषा को देखें तो यह एक प्रमुख माध्यम है जिसके द्वारा कहानी की रचना होती है, और उसके अंदर कई शैलियाँ अपनाई जाती है। अनेक रूपता के कारण कहानी बहुत ही लचकदार साहित्यिक माध्यम है। वार्ता, वर्णन, पत्र लेखन, संवाद, डायरी, ये भी कहानी लेखन की प्रमुख शैलियाँ हैं। कहानीकार का व्यक्तित्व और उसकी रचना शक्ति का सच्चा परिचय उसकी भाषा में ही मिलता है। सफल कहानीकार की भाषा अत्यंत आकर्षक और मनोरंजक होती है। मुहावरे, कहावतों का प्रयोग, हास्य व्यंग्य का पुट कहानी की शैली के सौंदर्य में वृद्धि करती है, लेकिन एक सहज और स्वाभाविक भाषा कहानी में 4 चांद लगा देती है। जिस प्रकार से अलंकृत, मधुर, संवादात्मक, व्यंग्यात्मक जो शैलियाँ हैं उनके द्वारा कहानी की रचना होती है। अब हम चर्चा करें कि संवादों की, तो संवाद जो है वो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वार्तालाप को कथोपकथन या संवाद कहा जाता है। कहानी का कथोपकथन या संवाद जो है वो एकाग्रता के सिद्धांत से ही अनुशासित होता है। वह नपातुला, संक्षिप्त और सांकेतिक होता है। उपन्यास की तरह उसमें लंबे आख्यान नहीं होते, बहुत ही छोटे और नपे तुले संवाद ही कहानी को मुख्य अपने उद्देश्य या मूल संवेदना तक पहुंचाते हैं। कहानी को गति संवाद ही प्रदान करते हैं। पात्रों की चारित्रिक जो विशेषताएं हैं उनको भी वे उद्घाटित करने में समर्थ होने चाहिए, और कहानी में नाटकीयता इनके द्वारा ही उत्पन्न की जा सकती है। तो ये भाषा और संवाद के प्रमुख तत्व हैं। अगला हम देखते हैं परिवेश। परिवेश को वातावरण भी कहते हैं। तो कहानी में वातावरण की सृष्टि, चरित्र की आकृति, वेशभूषा, भाषा, परिस्थिति, देश काल, मानसिक उथल पुथल आदि का चित्रण परिवेश के अंतर्गत होता है। कुशल कहानीकार के लिए ये साधन
बाह्य, निरर्थक और संदर्भहीन सज्जा मात्र न होकर चरित्र की कुंजी होती है। यानी केवल बनावटी रूप के अंदर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम देखते हैं थोड़ी देर के लिए तो वो ग्रहण पात्र जो है किसी भी दूसरे रूप को ग्रहण करने के लिए अपना वेशभूषा, अपना बोलने का तरीका या अपना सब कुछ अपने ऊपर जो है वो ओढ़ लेता है, लेकिन वे कुछ पल के लिए वो सत्य बन जाता है और सत्य ही उस कहानी को या उस चरित्र को पूरी तरह से जीवंत करता है। तो हम इसके अंदर ये देखें कि कहानी के जो अंश हैं वो परिवेश को ग्राह्य करते हैं और वस्तु और चरित्र को आलोकित करते हैं। इसी प्रकार से हम देश काल को के भी दो भेद कर सकते हैं, सामाजिक या ऐतिहासिक कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो वेशभूषा, साज सज्जा, रीति रिवाज, रहन सहन, आचार विचार, प्रकृति, ऋतु आदि का वर्णन परिवेश के अंतर्गत होता है। अगली जो मुख्य इसका तत्व है वह है उद्देश्य, या हम कहानी के अंदर मूल संवेदना कह सकते हैं। यह जो है संवेदन, वैसे तो कहानी की मूल जो संवेदना या हम पहले तक तो उद्देश्य जो है वो मनोरंजन ही माना जाता था, किंतु अब आज जो है वो मनोरंजन मूल उद्देश्य नहीं है। कहानी की रचना जीवन के सत्य की व्याख्या एवं मानवीय आदर्शों की स्थापना भी रही है। आकार में लघु होने के बावजूद कहानी महान विचारों को वहन करती है और कहानीकार अपने जीवन दर्शन को सैद्धांतिक स्थापनाओं में ही प्रकट नहीं करता, बल्कि उसका दृष्टिकोण घटनाओं के आंतरिक संबंधों से ध्वनित होता है। हम यहाँ ये कह सकते हैं कि भारतेंदु युग की कहानियों का मुख्य स्वर सामाजिक, सुधारवादी और धार्मिक दृष्टिकोण से प्रेरित था। वहीं प्रेमचंद की कहानियों में मध्यम वर्ग के सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण था। तो जैनेन्द्र की जो कहानियां हैं उनमें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्रमुखता है। तो नई कहानी में सामाजिक जीवन की विसंगतियों और जीवन के अभावों, निराशा, कुंठाओं का सटीक चित्रण हुआ है। ये मैं मूल संवेदना बता रही हूँ, अलग अलग काल की अलग अलग कहानी की मूल संवेदनाएं रही हैं। तो इस प्रकार से मूल संवेदना कहानी का मुख्य तत्व बन जाता है और वही होता रहा है। इस प्रकार हम कहानी के जो शुरुआत के अंदर हमने कहा कि हम इसकी परिभाषा, इसके स्वरूप और तत्वों को इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से जान सकते हैं। वैसे तो कहानी आज अनंत हो गई है, उसके कई रूप हो गए हैं और वो जीवन का एक प्रमुख हिस्सा बन गई है। तो इस प्रकार से हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।